नमस्कार साथियों, केएस कॉम्पिटिटिव स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग भारतीय संविधान लगातार पढ़ते चले आ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने पिछले वीडियो में भारतीय राष्ट्रपति की संविधान के अंदर क्या व्यवस्था है, कौन कौन अनुच्छेदों के अंतर्गत भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को रखा गया है और कौन कौन से कार्य और शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति अपने पद पर रहते हुए करते हैं, तथा कौन कौन से विशेषाधिकार और कौन कौन सी शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त हैं, उन पर हम लोगों ने बहुत ही विस्तार से चर्चा की थी। आशा करते हैं कि आप लोगों को वह दोनों वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आए होंगे और संबंधित विभिन्न किताबों से आप लोगों ने विकल्पीय प्रश्न भी हल किए होंगे। आज उसी कड़ी में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर को लेकर आए हैं भारतीय संविधान में, जिसके अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे विधायिका। और विधायिका की अगर बात आती है तो उसमें बात करते हैं कि विधायिका के अंतर्गत संघीय विधायिका और राज्य विधायिका देखने को मिलती है। अब बात करते हैं संघीय विधायिका के अंतर्गत क्या क्या होता है। तो संघीय विधायिका के अंतर्गत क्या आता है, संसद आती है और संसद 3 अंगों से मिलकर बनती है। कौन कौन से होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। और इसी तरीके से हम लोग बात कर लेते हैं कि राज्य विधायिका के अंतर्गत क्या आता है। उसमें राज्यपाल आते हैं और राज्यों के विधानसभा तथा विधान परिषद को मिलाकर क्या बनती है, राज्य विधायिका का निर्माण होता है, जिस पर हम लोग आज बहुत ही विस्तार से चर्चा करेंगे और समझेंगे कि संसद के कौन कौन से अंग हैं, क्या उनके कार्य हैं और किस तरीके से उनमें सीटों का बंटवारा है। उसी तरीके से राज्य विधायिका के अंतर्गत राज्य की विधान परिषद और विधानसभा के अंतर्गत सीटों का बंटवारा कैसे किया गया है और उनके मेंबर्स का चुनाव किस तरीके से होता है। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे और समझेंगे तथा यहाँ से विभिन्न सवाल जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग बहुत ही आसानी से हल कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। तो बात करते हैं विधायिका की। तो विधायिका के अंतर्गत क्या क्या आता है, जैसा कि मैंने अभी बताया, संघीय विधायिका और क्या आती है, राज्य विधायिका। तो संघीय विधायिका की बात कर लेते हैं। तो संघीय विधायिका में क्या आता है, संसद। तो संसद भारतीय संविधान में संसद की व्यवस्था कहाँ देखने को मिलती है, ये देखने को मिलती है आर्टिकल 79 के अंतर्गत, अर्थात अनुच्छेद 79 में बताया गया है कि भारतीय संविधान में क्या है, एक संसद की व्यवस्था है जिसके द्वारा शासन प्रशासन किया जाता है। उसमें अब बात करते हैं संसद का निर्माण कैसे होता है। तो संसद के निर्माण में हमारे 3 अंगों से मिलकर बनता है। कौन कौन से, एक तो हो गया आपका राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। बात करते हैं कि राज्यसभा की व्यवस्था जो है संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है। तो यहाँ देखने को मिलता है आर्टिकल 80। और लोकसभा की बात करते हैं तो यहाँ पर देखने को मिलती है आर्टिकल 81 में, अर्थात भारतीय संविधान में अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा की व्यवस्था देखने को मिलती है और अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा की विशेषता देखने को मिलती है। राष्ट्रपति के लिए आर्टिकल 52 के तहत बताया गया है कि भारत में राष्ट्रपति होंगे और उनके विभिन्न कार्य और शक्तियां, जिनके बारे में हम लोगों ने पिछले 2 वीडियोस के माध्यम से बहुत ही विस्तार से राष्ट्रपति को पढ़ लिया है। उनके कार्य, उनके निर्वाचन की क्या प्रक्रिया होती है, उनको किस तरीके से पद से हटाया जा सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ही विस्तार से हम लोगों ने पीछे के वीडियो में चर्चा कर ली है। तो यहाँ पर आप लोग राष्ट्रपति से संबंधित जो भी बातें हैं उनको जानने के लिए पिछला वीडियो जाकर देख लें, आप आसानी से समझ जाएंगे। आज हम लोग बात करेंगे राज्यसभा और लोकसभा की, जिसको हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। क्या उनमें सीटों के आवंटन की क्या विशेषता है, कितनी सीटें निर्धारित की गई हैं राज्यसभा में, और कितने सदस्य जो है राज्यों से चुनकर आते हैं और कितने केंद्रशासित प्रदेश से चुनकर आते हैं। चलिए देखते हैं राज्यसभा। तो राज्यसभा की व्यवस्था कहाँ दी गई संविधान में, अनुच्छेद 80 के तहत देखने को मिलती है। और इसमें सीटों की बात की जाए तो अधिकतम सीटें यहाँ पर कितनी हैं, 250 अधिकतम सीटें हो सकती हैं राज्यसभा में, अर्थात 250 सीटों की व्यवस्था राज्यसभा में अधिकतम की गई है। बात आती है जो 250 सीटें हैं, ये कहाँ कहाँ से चुनकर इसमें व्यक्ति आएंगे या वर्तमान में क्या सीटों की व्यवस्था है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर 233 सीटें जो हैं वो कहाँ हैं, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर 233 मेंबर नॉमिनेट होकर आते हैं सदन में। और बचे हुए जो 12 सदस्य हैं, इनका मनोनयन राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है, अर्थात इनके लिए वोटिंग की प्रक्रिया को नहीं अपनाया जाता है। यह जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो विभिन्न
क्षेत्र दिए गए जैसे कि विज्ञान हो गया, खेल हो गया, साहित्य, समाज सेवा तथा कला के क्षेत्र में जो विशेषज्ञता हासिल जो व्यक्ति होते हैं उनमें से राष्ट्रपति महोदय के द्वारा इन 12 सदस्यों का चयन किया जाता है संसद के सांसद सदस्य के रूप में। तो विज्ञान के क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति है जिसने बहुत सारी खोज की है या विज्ञान के क्षेत्र में अपना बहुत अमूल्य योगदान दिया है तो ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति समय समय पर मनोनीत करके संसद में भेजने का काम करते हैं। इसी तरीके से खेल में जैसे कि आप लोगों ने देखा हो, सचिन तेंदुलकर हो गए, हरभजन सिंह हो गए, इन सबको संसद बनाकर भेजा गया राष्ट्रपति महोदय के द्वारा राज्यसभा में। तो ये क्या सब थे? ये थे मनोनीत सदस्य के रूप में यहाँ पर गए थे। ऐसे ही साहित्य से, समाज सेवा, कला के क्षेत्र से विभिन्न लोगों को समय समय पर राष्ट्रपति महोदय के द्वारा मनोनीत करके संसद में भेजने का काम किया गया है। अब यहाँ पर 233 सदस्य जो सीटें हैं वो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के सदस्यों से मिलकर बनती है। इनके लिए क्या होता है? इनके लिए चुनाव किया जाता है। और बात करते हैं राज्यसभा में चुनाव की प्रक्रिया में भाग कौन कौन लेते हैं। तो यहाँ पर चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने के लिए राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं, वह क्या करते हैं? इनके चुनाव में मतदान करते हैं। अर्थात जो यहाँ राज्यसभा में चुनकर जो मेंबर आते हैं वह क्या होते हैं? जनता के द्वारा सीधे चुने नहीं जाते हैं, अर्थात वह जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा चुने हुए। चलिए साथियों, तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि सीटें जो है 250 सीटें अधिकतम हो सकती हैं राज्यसभा में। उसमें 233 सीटें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आती हैं और 12 सीटों पर राष्ट्रपति महोदय के द्वारा समय समय पर विभिन्न क्षेत्रों से सदस्यों का मनोनयन किया जाता रहा है, जो कि विज्ञान, खेल, साहित्य और समाज सेवा तथा कला के क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल किए हुए लोग होते हैं, जिनको समय समय पर राष्ट्रपति मनोनीत करके सदन में भेजने का काम करते हैं। तो इस प्रकार बात करते हैं कि राज्यसभा में वर्तमान में कुल सीटों की अगर बात की जाए तो 233 सीटें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से तथा 12 सीटें जो है राष्ट्रपति महोदय समय समय पर मनोनयन के द्वारा भरते हैं। तो कुल मिलाकर 245 सीटें वर्तमान में राज्यसभा में देखने को मिलती हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने राज्यसभा में सीटों के कुल कितनी सीटें हैं और उनका वितरण किस प्रकार से है, किस प्रकार से सदस्यों का चयन राज्यसभा के लिए किया जाता है, इसको हम लोगों ने देखा। अब यहीं पर बात कर लेते हैं कि इनके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो कार्यकाल की अगर बात की जाए तो कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इनके कार्यकाल की बात करेंगे तो ये 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। और यहाँ पर चुनाव जो है, चुनाव अप्रत्यक्ष रूप होता है। अर्थात जो राज्यसभा में सदस्य चुनकर आते हैं उनके चुनाव की प्रक्रिया जो होती है अप्रत्यक्ष रूप से होती है, अर्थात इसमें जनता सीधे अपना वोट नहीं देती है। जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जो होते हैं, अर्थात विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं, वह जो है इनके चुनाव की प्रक्रिया में भाग लेते हैं और वोट देकर सदस्यों को संसद में, राज्यसभा में भेजने का काम करते हैं। इस प्रकार से क्या है, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के अंतर्गत आता है और इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और प्रत्येक 2 वर्ष पर इसके एक तिहाई सदस्य जो है अपना कार्यकाल समाप्त करते रहते हैं। इस प्रकार से यह कभी ना विघटित होने वाला सदन है, अर्थात यह क्या है, स्थायी सदन के रूप में जाना जाता है। क्या है? स्थायी सदन है। राज्यसभा क्या है? स्थायी सदन कहलाता है। और प्रत्येक 2 वर्ष पर यहाँ चुनाव देखने को मिलते हैं। ये प्रक्रिया समय दर समय चलती रहती है। इसके एक तिहाई सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष रिटायर होते रहते हैं और उन्हीं के स्थान पर नए सदस्यों का चयन यहाँ पर किया जाता रहता है। इस प्रकार से हम लोगों ने राज्यसभा में सीटों का आवंटन और उनके चुनाव की प्रक्रिया और कार्यकाल को समझ लिया। अब आगे हम लोग देखेंगे। चलिए साथियों, अब हम लोग देखते हैं राज्यसभा के बाद लोकसभा में सीटों की व्यवस्था क्या है। अधिकतम लोकसभा में अधिकतम कितनी सीटें हैं और कितनी सीटें राज्यों से आती हैं, कितनी सीटें केंद्र शासित प्रदेशों से आती हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो लोकसभा की बात करते हैं तो यह भारतीय संविधान में अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा की व्यवस्था की गई है। बात करते हैं इसमें सीटें कितनी होती हैं। तो लोकसभा में 550 + 2 अधिकतम 552 सीटें हो सकती हैं, जिसमें से ये दो जो है आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों के द्वारा
भरी जाती रही हैं, लेकिन 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 2020 से यह प्रक्रिया क्या कर दी गई है, समाप्त घोषित कर दी गई है। अर्थात अब ये जो 2 लोग आंग्ल भारतीय समुदाय के चुनकर लोकसभा में आते थे, यह व्यवस्था 104वें संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दी गई है। तो कुल मिलाकर अब वर्तमान में अधिकतम 550 सीटें जो है लोकसभा में हो सकती हैं। अब इन 550 सीटों में लोकसभा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का वितरण क्या है उसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर 530 सदस्य जो हैं वो राज्यों से निर्वाचित होकर आते हैं लोकसभा में, और अधिकतम 20 सदस्य जो है केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आ सकते हैं। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो केंद्र शासित प्रदेशों से केवल 13 सदस्य ही चुनकर आते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि सीटों का बंटवारा जो है वो जनसंख्या के आधार पर किया गया है, और वह जनसंख्या कब से ली गई है? 1971 की जनसंख्या के आधार पर जो है परिसीमन है, सीटों का परिसीमन किया गया है। अर्थात यहाँ पर 1971 की जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा देखने को मिलता है केंद्र और राज्यों के बीच में, और क्षेत्र विशेष में भी परिसीमन 1971 के आधार पर ही किया गया है। तो यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या कम होने के कारण जो है अधिकतम 20 सीटें हो सकती थी, लेकिन वर्तमान में केवल 13 सदस्य ही लोग केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या कम है। तो अब बात करते हैं, ये 530 सदस्य जो है राज्यों से आते हैं और 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होकर आते हैं। इस प्रकार वर्तमान में लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या की अगर बात की जाए तो ये 530 और 13 को मिलाकर कुल 543 सदस्य जो देखने को मिलते हैं, वह क्या है, लोकसभा में वर्तमान समय में निर्वाचित होकर आते हैं। और बात करते हैं लोकसभा को किस नाम से जाना जाता है, तो लोकसभा क्या है, जनता का सदन कहलाता है। जनता का सदन कहलाता है, और इसको क्या कहते हैं, लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। अब यहाँ बात आती है कि यह लोकसभा का कार्यकाल कितना है। तो लोकसभा के कार्यकाल की बात अगर की जाए तो ये 5 वर्ष के लिए गठित होती है। अर्थात इसके सदस्य जो होते हैं निर्वाचित होकर जो आते हैं वह अधिकतम 5 वर्ष तक अपने पद पर बने रह सकते हैं, और इसके बीच में भी अगर वह चाहें तो त्यागपत्र दे सकते हैं। इस प्रकार से लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। अर्थात कोई भी सरकार जो होती है वो 5 वर्ष के लिए गठित होती है। लेकिन राष्ट्रपति समय समय पर अगर सरकार लोकसभा में अपना विश्वास मत खो देती है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति 5 वर्ष से पहले भी लोकसभा का विघटन कर सकते हैं, अर्थात सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं। और यहाँ पर सदस्यों का निर्वाचन जो होता है जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। अर्थात जनता सीधे अपने वोट के द्वारा ही अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और संसद में भेजने का काम करती है, ताकि उनसे संबंधित विभिन्न प्रकार के सामाजिक मुद्दे या उनकी समस्याओं इत्यादि को वह क्या है संसद में रखें, और उन पर जो है उचित कार्यवाही करके उनका निदान किया जा सके। तो यहाँ पर जो सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं उनके चुनाव की प्रक्रिया क्या है, प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा 18 वर्ष पूरी कर चुके भारत के समस्त नागरिकों के द्वारा जो अपने मत का प्रयोग करके इन सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है, और वह अपने अपने क्षेत्र से चुनकर आते हैं और अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को संसद के पटल पर रखने का काम करते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने देख लिया कि लोकसभा की व्यवस्था भारतीय संविधान के अंतर्गत किस अनुच्छेद के तहत दी गई है। यहाँ से सीधा प्रश्न बनता है, तो क्या है, आर्टिकल 81 के तहत दी गई है। लोकसभा को किन किन नामों से जाना जाता है, तो क्या कहते हैं, जनता का सदन कहते हैं, लोकप्रिय सदन कहते हैं, और क्या क्या होता है, अस्थायी सदन होता है। अर्थात यह 5 वर्ष के बाद समाप्त होता रहता है। हर 5 वर्ष पे इसका नया चुनाव होता है, और नई सरकार का या वर्तमान सरकार ही अगर दोबारा मत प्राप्त करती है या बहुमत प्राप्त करती है तो दोबारा वह सरकार बनाती है। और सीटों की बात की जाए तो अधिकतम 550 हो सकती है, उसमें 530 सीटें राज्यों से आती हैं तथा 13 सीटें जो है वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आती हैं। तो कुल मिलाकर 543 सीटें देखने को मिलती हैं। और ये जो आंग्ल भारतीय समुदाय की जो व्यवस्था दी गई थी अनुच्छेद 331 के तहत, तो उसको 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा समाप्त घोषित कर दिया गया है। जो 2020 से आंग्ल भारतीय समुदाय के जो एंग्लो इंडियंस चुनकर आते थे उनकी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने लोकसभा और राज्यसभा के बारे में
समझ लिया और उनके सीटों का बंटवारा किस तरीके से है या उनके सदस्य जो है किस प्रकार से चुनकर आते हैं, लोकसभा को किन किन नामों से जाना जाता है, यह भी प्रश्न पूछा गया है। राज्यसभा को किन किन नामों से जाना जाता है, राज्यसभा का कार्यकाल कितने समय का होता है, लोकसभा का कार्यकाल कितने समय, यह सब प्रश्न जितना कि मैं बोल रहा हूँ वो सब विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी यहाँ से सवाल बराबर पूछे जाते रहेंगे। तो आप इनका नोट्स बनाते चलें, स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ते रहें। आगे लोकसभा और राज्यसभा के बारे में अधिक जानकारी के लिए हम लोग अलग से लोकसभा और राज्यसभा पर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, जिसमें पूरी बात लोकसभा से संबंधित और राज्यसभा से संबंधित सारे मुद्दों को डिस्कस किया जाएगा। अगर यहीं पर सारी चीज़ें लेकर रखेंगे तो यह वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, जो आपको देखने में समस्या हो सकती है। इसलिए यहाँ पर मोटा मोटा एक सामान्य जानकारी हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। अब बात करते हैं संघीय विधायिका के बाद अब बात आती है राज्य विधायिका की। तो राज्य विधायिका के अंतर्गत क्या आता है, विधानमंडल। अब विधानमंडल का गठन किन किन घटकों से होता है, तो इसमें क्या होते हैं, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद मिलकर क्या बनता है, विधानमंडल बनता है। अब यहाँ पर बात आती है राज्यपाल की। तो राज्यपाल के लिए हम लोग एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें राज्यपाल से संबंधित सारे जो तथ्य हैं उन पर चर्चा करेंगे। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा। तब तक के लिए आज हम लोग देखेंगे विधानसभा और विधान परिषदों का गठन कैसे होता है और कितनी अधिकतम सीटें हो सकती हैं और किन किन राज्यों में विधान परिषद है, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं विधानसभा की। तो विधानसभा में सीटों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अधिकतम 500 सीटें हो सकती हैं। किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 सीटें हो सकती हैं और न्यूनतम सीटों की अगर बात की जाए तो न्यूनतम 60 सीटों की व्यवस्था देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिनमें 60 से कम सीटें देखने को मिलती हैं। वह कौन कौन से हैं, सिक्किम हो गया, गोवा हो गया, मिजोरम इत्यादि जो राज्य हैं उनमें सीटों की संख्या, अपवाद स्वरूप इन राज्यों में सीटों की संख्या 60 से कम देखने को मिलती है। इसका कारण क्या है कि सीटों का आवंटन जो है जनसंख्या के आधार पर किया गया है और इन राज्यों की जनसंख्या कम होने के कारण यहाँ पर सीटों की संख्या भी कम देखने को मिलती है। यहाँ क्या है, जनसंख्या कम होने के कारण सीटों की संख्या जो है 60 से कम होती है। अब यहाँ हम लोग देख लेते हैं विधान परिषद। विधान परिषद, तो विधान परिषद की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, ये प्रत्येक राज्य में विधान परिषदों का गठन नहीं किया गया है, क्योंकि राज्य जो है समय समय पर अपनी आवश्यकता के अनुसार विधान परिषदों का गठन करते रहे हैं और उसका समापन करते रहे। अर्थात समय समय पर राज्यों में विधान परिषदों का गठन किया जाता रहा है और समय समय पर राज्यों को आवश्यकता न होने पर वह विधानसभा को विधान परिषदें विघटित करते रहे हैं। बात करते हैं कि वर्तमान में केवल 6 राज्य ही ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद देखने को मिलती है हैं। तो वर्तमान में 6 राज्य हैं, वह कौन कौन से हैं, तो देखते हैं। नंबर 1 पर है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, नंबर 3 पर है बिहार, नंबर 4 पर है आंध्र प्रदेश, नंबर 5 पर है कर्नाटक और नंबर 6 पर है तेलंगाना। तो किन किन राज्यों में विधान परिषद देखने को मिलती है, तो किन किन राज्यों में विधान परिषद देखने को मिलती है, वह कौन सा है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना राज्य, जो 6 राज्य हैं वहां पर विधान परिषदें देखने को मिलती हैं।
तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज विधायिका के खंडों के बारे में विस्तार से समझा। इसके अंतर्गत संघीय विधायिका और राज्य विधायिका के बारे में अलग अलग समझा। संघीय विधायिका के अंतर्गत संसद 3 घटकों से मिलकर बनती है। कौन कौन से? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, जिसमें राष्ट्रपति पर हम लोग पीछे वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोगों ने लोकसभा और राज्यसभा की सीटों का आवंटन, कितनी सीटें राज्यों से आती हैं, कितनी केंद्र शासित प्रदेशों से आती हैं और क्या उनके चुनाव की प्रक्रिया होती है, कार्यकाल क्या होता है, उसके बारे में समझा। और राज्य विधायिका के अंतर्गत हम लोगों ने विधानमंडल के गठन में कौन कौन से घटक भाग लेते हैं। तो इसमें राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषदों से मिलकर विधानमंडल का गठन होता है। तो जिसमें हम लोग राज्यपाल पर एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें हम लोग उसके समस्त घटकों को समझेंगे। और आज हम लोगों ने विधानसभा में सीटें अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं, कितनी न्यूनतम सीटें हो सकती हैं, किन किन राज्यों में 60 से कम सीटें हैं, यह भी प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें गोवा, मिजोरम और सिक्किम जो है उसमें 60 से कम सीटें देखने को मिलती हैं। और विधानसभा में सीटों का आवंटन किस प्रकार से होता है, इसको समझा। और किन किन राज्यों में विधान परिषदें हैं, यह भी हम लोगों ने देखा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने विधायिका का एक मोटा मोटा खाका समझ लिया, क्या किस तरीके से विधायिका का निर्माण हुआ है और क्या क्या काम विधायिका के अंतर्गत होते हैं, किस प्रकार से कौन कौन सदस्य विधायिका में चुनकर आते हैं, यह समझा। और आगे हम लोग आगे के वीडियो में हम लोग विधानसभा और लोकसभा और राज्यसभा पर अलग अलग सेपरेट वीडियो के माध्यम से इसके समस्त तथ्यों को समझेंगे। और यहाँ से बनने वाले समस्त जो प्रश्न विगत परीक्षा में पूछे गए हैं और जो आगे आने की संभावना है, उनको आप आसानी से हल कर पाएँ, ऐसा हम लोग वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए केएस कॉम्पिटिटिव स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल को। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने साथियों तक भेजें ताकि वह भी अपनी तैयारी में 4 चांद लगा सकें। धन्यवाद।